मॉर्निंग टू ऑल। कैसे बच्चे आप लोग? होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद। ओके, अच्छा, मैंने थर्ड क्लास की जो इंग्लिश है वो स्टार्ट कर दी है। ओके, तो आप लोगों की फैमिली में छोटे बच्चे होंगे, उनको दिखाएं, शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को हिंदी पद्य का जो साहित्य था उसमें मैंने आपको वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में पढ़ाया था। ओके, तो आधुनिक काल में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको? छायावादी, प्रगतिवादी। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रयोगवादी। ओके, चलिए तो आप लोगों को प्रयोगवादी पढ़ना है। प्रयोगवाद कहते हैं या प्रयोगवादी भी इसको कह देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए प्रयोगवादी का जो समय था वो कब से था। मतलब हर जो काल मैंने आपको पढ़ाया सबकी सन बताइए आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सन बताना है इसकी। तो जो प्रयोगवाद की जो सन थी, प्रयोगवाद की जो सन है वो आप लोगों की सन रहेगी 1948 से 1950, सॉरी 1943 से 1950 था। ओके, तो आपको जो ये प्रयोगवाद का समय है वो ये रखना है आपको। ओके, तो प्रयोगवाद में पढ़ने से पहले इसकी जो डेफिनेशन वगैरह होती है उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ओके, तो जैसे प्रयोगवाद में पहला क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि प्रयोगवाद नाम का जो प्रयोगवाद शब्द था उसका सबसे पहले यूज़ किस कवि ने किया था, मतलब किन ने इसका नाम दिया था प्रयोगवाद का। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ओके, 1 मिनट, वाजपेयी जी ने। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि जो प्रयोगवादी थे, 1 मिनट, तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि प्रयोगवादी शब्द का जो पहली बार यूज़ किस कवि ने किया था। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। ओके, तो पहले तो ज़्यादातर यही आता है इसका कि ये किस कवि ने किया था। अब जैसे एक और आता है इसका क्वेश्चन कि प्रयोगवादी कविता में किसकी प्रमुखता दी जाती है। मतलब कुछ ना कुछ काल में कुछ ना कुछ की प्रमुखता दी जाती थी, तो इस काल में किस चीज़ की दी गई थी वो ये कह रहे हैं। ओके, तो आपको ये देखना है इसमें था किस चीज़ की प्रमुखता दी गई थी। ओके, तो आप बताएंगे मध्यवर्गीय समाज की, मध्यवर्गीय समाज के चित्रण की। ओके, समाज के चित्रण की। ओके, आपको ये याद रखना है मध्यवर्गीय जो अपना मिडिल क्लास होता है अपन लोग जिसमें जीते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा फैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा फैक्ट क्या रहता है कि सबसे प्रमुख जो ये प्रयोगवाद जो चल रहा है अपना, इसमें सबसे प्रमुख कवि कौन से थे, क्योंकि किसी न किसी काल में एक प्रमुख कवि होते थे। ओके, तो इसके प्रमुख कवि कौन थे या किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। ओके, तो आपको बता देना है अज्ञेय जी। क्या बताएंगे आप लोग? अज्ञेय जी। ओके, देखिए जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रयोगवाद का जो नाम था किसने दिया था, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ओके, लेकिन यदि पूछा जाए कि इसके प्रमुख कवि कौन से थे तो आचार्य अज्ञेय जी आप लोग बताएंगे। ये आपको डिफरेंट याद रखना पड़ेगा कौन क्या थे। ओके, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? अज्ञेय जी। क्या स्टार्ट हो रहा है? अज्ञेय जी। अब देखिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए यहाँ से। अब आपको अज्ञेय जी के बारे में थोड़ी बहुत बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको इसके कुछ फैक्ट बता दें कि अज्ञेय जी का इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इन्होंने क्या किया इस काल में। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले इनका अज्ञेय जी का जो पहला कविता संग्रह, मतलब उन्होंने जो कविताएं लिखी होंगी, क्योंकि कोई जब कवि हैं तो कविताएं तो लिखेंगी, तो अपन लोगों को ये बताना है उन्होंने पहला कविता संग्रह कौन सा लिखा था। तो आपको याद रखना पड़ेगा भगन दूत। ये मैंने लिखा आप लोगों के लिए। ओके, तो आपको पहला क्या याद रखना है अज्ञेय जी के बारे में कि पहला कविता संग्रह
कौन सा था इनका, तो भगनदूत है। ओके, अब आपको क्या याद रखना है इसकी दूसरी चीज़ कि अज्ञे जी की श्रेष्ठ कविताओं में से उनकी एक श्रेष्ठ कविता भी होगी, क्योंकि हर किसी ना किसी की कोई ना कोई कवि की बेस्ट से बेस्ट होती है, तो इनकी भी थी। तो आपको याद रखना है आंगन के पार द्वार। क्या याद रखेंगे आप लोग? आंगन के पार द्वार, ये आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब आपको क्या याद रखना है इसकी तीसरी चीज़। अब आपको याद रखना है कि जो अज्ञे जी थे, तो इनका नाम सिर्फ अज्ञे जी थोड़ी था, इनका कोई फुल फॉर्म नाम भी होगा, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका ज़्यादातर बुक में अज्ञे जी लिखा रहता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्या है, इनका पूरा नाम लिखने को आ जाता है, या ऑब्जेक्ट के रूप में कि इनका नाम किस प्रकार से सही है, कुछ गलत दे देंगे, कुछ सही दे देंगे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आखिर इनका नाम है क्या। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद, 1 मिनट, सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका नाम था। किनका? अज्ञे जी का पूरा। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद जी का नाम है वो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ओके, चलिए, तो इसके हमने आपको फैक्ट बताए। अब इसी में से एक फैक्ट और भी आ जाता है अज्ञे जी के बारे में, कि जो प्रयोगवाद में एक था तार सप्तक, तार सप्तक। ओके, तो ये इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रयोगवाद में। तो ये पूछ लिया जाता है जो तार सप्तक का प्रकाशन था वो किस कवि ने किया था, मतलब किस कवि के द्वारा हुआ था, तो आप लोगों को बताना है अज्ञे जी। क्या बताएंगे आप लोग? अज्ञे जी। ओके, अब ये जो तार सप्तक था, तो आप इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो तार सप्तक का प्रकाशन था कितनी बार हुआ था, तो ये 4 बार हुआ था। कितनी बार? 4 बार हुआ था। वैसे तो एक ही बार प्रकाशन होती है कोई भी चीज़, लेकिन ये पहली चीज़ थी कि जो तार सप्तक ये 4 बार प्रकाशन की गई थी। किसके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा। ओके, तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि ये जो तार सप्तक था किस काल में हुआ था, तो ये कौन सा काल चल रहा है हम लोगों का? प्रयोगवाद। ठीक है, उल्टा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी है, जैसे आगे से पीछे पूछ लिया, पीछे से आगे। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए। किस लिए आती है? ये आते हैं हम लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट के रूप में, 1 नंबर में, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स में, एक वाक्य उत्तर में, या ऑब्जेक्ट में, कुछ में भी आ सकते हैं आप लोगों के। ओके, तो अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ डेफिनेशन और कवि और विशेषताएं। ओके, तो चले आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से यहाँ पर, ये देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को। पहले मैंने लिखी है प्रयोगवाद की परिभाषा, ये देखिए कितनी बार आ चुका है ये, 2002 में, 2003 में, 4 में, 5 में, 9 में, 12 में और 13 में, ये कई बार आ चुका है। लगभग एक साल का डिफरेंस भी नहीं हुआ, कई बार आ चुका है। तो ऐसे ये समझिएगा कि आप लोग कि ये ज़्यादातर मोस्ट ही है आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों की इसकी परिभाषा क्या लिखी गई है? नए उपमान, नया विधान तथा नए शब्दों का। तो आपको इस चीज़ में एक कॉमन मिल रही होगी कि नए से अपन लोगों को याद रखना है। किस चीज़ से आप लोगों को याद रखना है? नए से। ओके, 1 मिनट रुकिए, हम इसको अंडरलाइन किए दे रहे हैं। ये देखिए नए, 1 मिनट रुकिए, देखिए मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन जो किया था नए, तो आपको इसमें नए बस समझ में आ रहा होगा, नया उपमान, नया विधान तथा नए शब्द, मतलब नई नई चीज़ों का वर्णन करना, इसमें नए भाव भरना। जो नई है, नए, जैसे इन्होंने नए उपमान लिए हैं, नया विधान, नए शब्द, इन्होंने नई चीज़ों का वर्णन इसमें किया है। तो हर एक चीज़ों की विशेषताएं होती है, तो आपको प्रयोगवाद कहीं भी नज़र आ जाए उसमें ये पूछ लिया जाए नया उपमान, आपको ऑब्जेक्ट में भी आ जाए कि नया उपमान किस 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 चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो प्रयोगवाद में किया जाता है। तो आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि नया उपमान, नया विधान तथा नए शब्दों का प्रयोग करके काव्य में जो नए भाव भरना होता है उसको प्रयोगवाद कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, अब आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? प्रयोगवाद की विशेषताएं।
अब मैंने आपको इसमें क्या बताया, नए बताया मैंने आपको। तो ये देखो सबसे पहले विशेषता क्या डली है इसमें, नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमान मतलब ये है उपमान। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, दूसरी विशेषता आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मैंने आगे क्या बताया विधान, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें नए विधानों का भी प्रयोग किया गया है। आप तीसरी विशेषता ये भी लिख सकते हैं, नए शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। क्योंकि विशेषताओं में वो चीज़ लिखी जाती है जो परिभाषाओं से रिलेटिव रहती है, जो उसमें विशेष होता है। आपको ये याद रखना है। इसमें विशेषता क्या दी गई है आपकी, आपको जो याद हो वो तो रखना ही, लेकिन जो हमने आपको परिभाषा में समझाया कि नए विधान, नया उपमान और नए शब्द, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको साफ करूँ फिर आपको बता रही हूँ विशेषताएँ इसकी। 1 मिनट पहले मैंने 1 मिनट मैंने आपको पहला क्या बताया है, नए उपमान का प्रयोग, ये जो लिखा है, ठीक है। फिर उसके आगे लिखा है नया विधान, तो आपको दूसरी लिख देनी कि नए विधानों का प्रयोग किया गया है। आपको थर्ड लिख देनी है विशेषताओं में नए शब्दों का उपयोग, ठीक है। फिर तीसरा आपको क्या लिख देना है, बुद्धिवाद की प्रधानता। चौथा क्या है, अहम की प्रधानता। फिर व्यंग मतलब जो हास्य, जैसे कि आप लोगों की स्टोरी जो निबंध हास्य नहीं होता है, आप लोगों को किताबें पढ़ने में हंसी आती, वो चीज़ इसमें बहुत प्रधानता दी गई थी इस काल में। बाकियों में तो थी लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये व्यंग की प्रधानता, क्योंकि हर काल में पाई तो जाती है लेकिन इसमें कुछ मोस्टली पाई गई थी। ओके, और मैंने आपको एक कॉमन पॉइंट भी बताया था कि आपको कोई याद ना रहे तो अभिव्यंजना शैली का आपको प्रयोग करना ही करना है। ओके, अब देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि आप लोग यदि आप 12 में हैं तो आपको क्या करना है कि आप लोग पॉइंट में ना लिख के हेडिंग में लिखा करें विशेषताओं को। जैसे मैंने आपको ये लिखवाई थी कि नवीन उपमानों का प्रयोग, तो आप इसमें हेडिंग बनाकर लिखा करिए, क्योंकि इससे आपके नंबर बिल्कुल भी कटेंगे नहीं। आपको जितने कटेंगे नहीं, हो सकता है और एक्स्ट्रा नहीं हो, लेकिन आपके कट नहीं सकते, इतना मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। ओके, तो आपकी ये हो गई परिभाषा, विशेषताएं, और हो गई परिभाषा। ओके ओके, तो अब आपको क्या बताना है मुझे, कवि और रचनाएं उनकी। तो ये रहे इनके कवि और रचनाएं। तो इसके सबसे प्रमुख कवि कौन थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अज्ञेय जी। क्योंकि आपको प्रयोगवाद में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने को मिला है, अज्ञेय जी के बारे में। तो ये तो आपको इस काल के कवि याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आपको और कोई याद ना रहे तो ना रहे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं की याद रखनी है कि अज्ञेय जी इसके प्रमुख कवि हैं। तो आपकी एक तो क्लियर हो गए, लेकिन आपको इसकी रचना क्या रखनी पड़ेगी, हरी घास पर क्षण भर। ओके, लेकिन मैंने आपको उसके पहले जो मैंने आपको अज्ञेय जी के बारे में कई चीज़ें बताई थी कि अज्ञेय जी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक कविता मानी जाती है आंगन के पार द्वार और भगन दूत। तो ये तो आप रखेंगे ही रखेंगे, अगर आपको ये भी याद रहती तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं याद रहती है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आप मोस्ट कवि तो ये हैं ही, तो इससे भी याद रहेगा आपको, और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में बताया था उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। तो आप लोग को क्या करना है, ओके, तो एक तो आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि दो तो आती हैं आप लोगों की रचनाएं। ठीक है, अब आपको दूसरा कौन याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध, क्योंकि ये ज़्यादातर बुक में आप लोगों को क्या मिला करता है, मुक्तिबोध ज़्यादातर लिखा मिलता है, गजानन नहीं मिलता है। तो आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मैंने आपको पहले भी इनकी रचनाएं बताई थी कि चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी घास दूसरी ये वगैरह बताई थी, लेकिन चांद का मुँह टेढ़ा मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी उसमें भी मैंने यही लिखा था। ओके, तीसरी है गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, ठीक है, और ठीक है, धूप के धान आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी कौन सी है, नाश और निर्माण, ये है दूसरी, है ये वाली आपको दिख रही होगी, नाश और निर्माण, मैं लिखे दे रही हूँ, उसमें साफ नहीं नज़र आ रहा, नाश और निर्माण। ओके, फिर चौथी कौन सी है, भरतभूषण अग्रवाल, ओ आप प्रस्तुत मन, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 7 कवि हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, पांचवा कौन सा है, धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा और युद्ध यात्रा, ये आपकी बुक में भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनके पाठ भी होंगे, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, फिर छठवां क्या है, शमशेर बहादुर सिंह, प्लांट है, यहाँ पे प्लाट नहीं है, प्लांट है, प्लाट का मोर्चा। ओके, मोर्चा। ओके, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। और इनके जो ये भी आ जाते हैं कि
रामविलास शर्मा और प्रभाकर जी भी हैं इसके, भरतभूषण अग्रवाल, ये आपको और याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोग जितने कवि याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको जो याद किए हों वो भूल जाएं, तो आप लोग और भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको इसके अग्गे जी नहीं भूलना है, क्योंकि इसका जो प्रयोगवाद उन्होंने स्टार्ट भी, इसके प्रमुख कवि भी रहे हैं प्रयोगवाद के। कौन थे? अग्गे जी। तो आपको अग्गे जी इसमें ज़रूर लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करवा दिया इसमें, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और कवि और रचनाएं। तो ये वाली वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ नई कविता। ओके, तो आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।